आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस अमिताभ अग्निहोत्री के साथ। नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बीते कुछ दिनों से किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सही दाम और कुछ मांगों की वजह से किसानों ने अपनी फसल बेचने की बजाय सड़क पर फेंकना मुनासिब समझा। उनका दर्द यह है कि आलू की कीमत 2 रुपए किलो और आलू चिप्स 400 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए किलो और टमाटर सॉस 200 रुपए का। हालांकि अब उस दर्द को समझते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को सौगात दी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि दशकों से बदहाल किसान क्या 2019 के चुनाव से पहले खुशहाल हो पाएगा। हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ है। देश के किसानों की 7 दशक पुरानी मांग को समाप्त किया का कोई लाभ किसान को मिलने वाला नहीं है। लागत की 1.5 गुना वृद्धि, यह एक स्वागत योग्य कदम है। आजादी के बाद से अब तक हर चुनाव में केवल कोरी सियासत का केंद्र रहे किसानों को 2019 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की मीटिंग में करीब 14 फसलों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से किसानों को उनकी लागत का 50% ज्यादा एमएसपी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है, एक हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ है। हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की मिलेगी वह 1750 रुपीज पर क्विंटल मिलेगी। 2019 से पहले किसानों को मरहम लगाते हुए मोदी सरकार ने धान की कीमत में 200 रुपए की बढ़ोतरी की। इसके अलावा यानी 14 खरीफ फसलों के जरिए फैलाई गई ये वो चादर है जो 2019 में बीजेपी की सियासी चाहतों का शामियाना बनेगी। क्योंकि आंकड़ों की माने तो सरकार की इस तरकीब से तकरीबन 12 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बीजेपी मुखिया कह रहे हैं कि आज किसानों की दिवाली का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी के अंदर 50% तक का 24 क्रॉप के अंदर बढ़ोतरी कर देश के किसानों की 7 दशक पुरानी मांग को समाप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से अपने वचन पूर्ति के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है और एक देश के किसानों की माली हालत में सुधार करने के लिए, देश की कृषि को बचाने के लिए, देश के गांवों को टूटते हुए बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम आने वाले दिनों में साबित होने वाला है। दशकों से बदहाल खेती किसानी को इस फैसले से क्या राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो विपक्ष बता रहा है कि ये चंद लोगों के फायदे की सियासी फसल है। मरता किसान तो पाई पाई के मुआवजे का मोहताज है। बहरहाल मोदी सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई प्रदेशों की परिधि में सीधा असर दिखाएगा। इन सूबों में किसानों की संख्या के साथ साथ लोकसभा सीटों की संख्या भी ज्यादा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2019 में किसान खिलाएंगे कमल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रभूषण पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, राजपाल कश्यप, सपा एमएलसी, अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी, बीएम सिंह, अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, यूं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर बातें करती थी बीजेपी जब सत्ता में नहीं आई थी और ये वादा किया था कि आते ही लागू करेंगे। हालांकि 4 साल बाद ये जो टाइमिंग है, क्योंकि नुकसान किसानों का, हम कैराना का एक सिर्फ एग्जांपल ले सकते हैं, नुकसान तो हुआ है बीजेपी को, और क्या उस चीज को समझते हुए टाइमिंग को कैश कर रही है बीजेपी, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है? जीनत, मुझे लगता है कि 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये कि हां, ये सच है, ये काम पहले हो सकता था। अगर मैं सही याद कर रहा हूं, नहीं तो चंद्रभूषण जी मुझे दुरुस्त करेंगे जब वो अपनी बात रखेंगे, 2015 के अंत में सुप्रीम कोर्ट में
केंद्र सरकार ने लिखित तौर पर यह कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को मानना व्यवहारिक नहीं होगा। उसका बड़ा विरोध भी हुआ था, लेकिन उस वक्त सरकार का मानस यह था। मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक बदलाव के संकेत, कुछ चुनावों के नतीजे, कुछ रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस की प्रक्रिया देश में, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को यह समझने के लिए एक बड़ा मौका दिया कि हिंदुस्तान की राजनीति में सर्वाधिक प्रभाव रखने वाला कोई एक वर्ग अगर है तो वो किसान है। तो मैं मानता हूं कि लड्डू चलिए जब खाए तब मीठा। पहले मिलता और अच्छा था, लेकिन अब भी मिल गया तो भी ठीक, क्योंकि किसान की स्थिति सर्वाधिक कारुणिक स्थिति थी। हिंदुस्तान में किसी किसान का बेटा किसान नहीं रहना चाहता था। किसानों की आत्महत्या की दर देश के सामने थी। गरीबी और गुर्बत का एक अंतहीन सिलसिला। कोई सूबा नहीं छूटा जहां किसान ने खुदकुशी ना की हो। कोई सूबा नहीं छूटा जहां धरती बंजर नहीं हो गई हो। ऐसा लगा घटता हुआ रकबा, मरता हुआ किसान। ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं होगा, अगर यही परिस्थितियां चली तो आने वाले कुछ सालों बाद कोई किसानी करना नहीं चाहेगा, तब इस देश का क्या होगा? ये 126 करोड़ लोगों के जीवन का क्या होगा? उस समस्या को राजनीतिक कारणों से ही सही, लेकिन अगर उस समस्या को सुना गया तो मैं बधाई दूंगा, क्योंकि मेरा मन अपनी संपूर्ण करुणा के साथ इस बात को स्वीकारता है हमेशा कि किसान का भला नहीं करेंगे तो देश का भला नहीं होगा। ये वो दौर भी इस देश ने देखा। इंदिरा जी का शासन था, अमेरिका से लाल गेहूं आता था तो हिंदुस्तान रोटी खाता था। वो दौर भी देखा है। भीषण भुखमरी का दौर झेला है हिंदुस्तान ने। ये किसान हैं जिन्होंने अपने आत्मबल से, अपने तप से इस देश को 2 जून की रोटी खाने लायक बनाया। तो स्वाभाविक है, सत्ता की जिम्मेदारी है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं कृषि का बहुत विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि अगर इससे किसान की थाली में कुछ अच्छा पहुंच पाए, उसके बटुए में कुछ 4 पैसे जमा हो पाए, तो मैं पूरी शिद्दत से इस निर्णय के पक्ष में खड़ा हूं। लेकिन हां, अगर जरूर लगाऊंगा कि वास्तव में उसको लाभ होना चाहिए। अगर उसको बहुत लाभ नहीं हुआ तो यह कवायद फिर बहुत अर्थ नहीं रखेगी। राजनीति में कौन क्या कह रहा यह बहुत मतलब नहीं रखता। एक डाटा में देख रहा था, बीएम सिंह साहब हमारे साथ आ गए हैं, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। विद्वान व्यक्ति हैं, संघर्ष किया है किसानों के लिए, वो बेहतर समझाएंगे। एक डाटा मैं कहीं देख रहा था सोशल मीडिया पे अभी कुछ वक्त पहले, 10-15 दिन पहले, कि हिंदुस्तान के हर किसान पर के सर पर औसत 50,000 रुपए का कर्ज है। हर किसान पर। आप सोचिए कैसे जिए, कैसे जिए। मैं इस तर्क से भी सहमत नहीं होता कि किसान का पैसा बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ जाएगी।
राजपाल कश्यप सक्षम है महंगी दाल खरीदने के लिए, चंद्रभूषण सक्षम है, अमिताभ अग्निहोत्री सक्षम है। आपको दाल भी सस्ती चाहिए और किसान को मूल्य भी ज्यादा मिले, इसका भी टेलीविजन पर आके समर्थन करेंगे, तो ये दोहरा रवैया नहीं। ये देश ये कीमत चुकाए किसानों के लिए। अगर कुछ चीजें महंगी होती हैं तो इस देश के संपन्न वर्ग की जिम्मेदारी है कि किसानों के लिए उस कीमत के लिए तैयार रहे चुकाने के लिए। मैं राजनीतिक मित्रों के पास जाऊं, चूंकि राजनीति की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो दलीय सीमा के भीतर होती हैं। जो विपक्ष में है उसको आलोचना ही करनी है, अच्छा हो तो भी, और जो सत्ता पक्ष में होता है उसको निर्णय का पक्ष ही रखना है, पक्षधरता करनी है। इसीलिए हमने बीएम सिंह साहब को कहा कि भाई आप आओ, आप पहले हम सबको ये बताओ तो कि ये मसला क्या है, इससे लाभ कितना होगा, और जितना हम लोग समझ रहे हैं क्या किसान की आय 1.5 गुनी हो जाएगी? अगर हां तो मैं दोनों हाथ उठाकर इस निर्णय के साथ खड़ा हूं। बीएम सिंह साहब। अमिताभ जी, ऐसा है, किसान आज 4 साल से इंतजार कर रहा था कि मोदी जी ने अपने इलेक्शन मीटिंग्स में, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम 1.5 गुना दाम देंगे लागत का, और स्वामीनाथन का कहा था जी। स्वामीनाथन कहता है C2। और आज 4 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के यहां, तब भी एक आस लगी थी कि हां, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम बहुत ऐतिहासिक फैसला करने वाले हैं, बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं, आपको 1.5 गुना देने वाले हैं। सबने सोचा कि C2 देंगे क्योंकि C2 का वायदा था, पर आज उन्होंने दिया। बीएम सिंह साहब एक मिनट थोड़ा C2 भी बता दीजिए। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, हम लोग नहीं समझ पाए। बिल्कुल हाँ। उन्होंने दिया A2 और FL। अब मैं बता दूं इसमें और C2 में बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। A2 FL भी A2 होता है इनपुट कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट किसान की होती है उसको A2 कहते हैं। पहले फैमिली लेबर, जो किसान खुद अपना परिश्रम करता था, उसके परिवार के लोग करते थे, उसको बीच में लिया नहीं जाता था आपका रेट निर्धारण करने के लिए। फिर हुआ गया A2 प्लस FL मतलब फैमिली लेबर, ठीक है, तो उस दोनों को हो गया। फिर आ गया स्वामीनाथन ने कहा नहीं, तुमको C2 देना पड़ेगा। C2 क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। A2 FL प्लस जमीन का जो किराया है और आपके जो औजार लगते हैं जमीन के अंदर, उनका इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन। क्योंकि आज अगर आप डबल रोटी भी लेते हो मार्केट से, जी, आप ये नहीं कहते कि 200 ग्राम में डबल रोटी बन गई, 200 ग्राम का पैसा लो। आप कहते हो कि 200 ग्राम के अंदर जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपका जो आपका कॉस्ट है जमीन खरीदने का, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, जो लागत आपके सांतों की, सब लेके करते हो। इसलिए किसान की जमीन जरूरी है, आप उसका इंटरेस्ट मत दो, पर एक किराया तो दो कम से कम। तो C2 में किराया था, और यह वायदा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम देंगे। किसान खुशहाल कैसे हो सकता है? अगर किसान के पास जमीन है, 10 लाख की जमीन है, उसको अगर ब्याज पे देता है तो 80-90 हजार ब्याज का आता है 1 महीने का, और खेत में से कमा रहा है 20,000 10,000, वो भी अगर बाढ़ आए, सूखा आ पड़े, खत्म हो जाता है, किसान बर्बाद हो जाता है। तो अगर किसान को बचाना है, खेती में वापस लेके आना है, तो उसको किराया भी देना पड़ेगा। यह C2 का था। अब मोदी सरकार ने क्या किया? C2 बोल बोल के आज आपने A2 FL दिया और कहा बहुत बड़ा फैसला कर दिया। अरे भाई, आपने A2 और FL दिया धान का। ये A2 और FL मनमोहन सिंह सरकार जाते जाते गेहूं के लिए दे गई थी, और 50% नहीं, वो 72% आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का A2 का देके गई थी। और किसानों ने, हमने विरोध किया था और कहा था नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें C2 चाहिए। क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन आने के 8 साल बाद भी मनमोहन सिंह ने C2 नहीं दिया था। आज मोदी जी पे आशा थी, उम्मीद थी, किसानों को बचाने के लिए थी, पर उस आशा के ऊपर पूरा आज पानी फेर दिया गया है। यह है पोजीशन। चंद्रभूषण जी, देखिए, हम आप इस चीज को नहीं समझ पाते, क्योंकि बीएम सिंह जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। ये एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहे हैं, और अपनी जेब का पैसा लगा के लड़ाई लड़ते रहे हैं। गन्ना किसानों के जितने फैसले आए हैं पिछले 10, 12, 15 साल में, जिन पे सरकारों ने कुछ भी एक्ट किया है, तो वो बीएम सिंह की प्रयास का नतीजा है, चाहे हाई कोर्ट का फैसला आया चाहे सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए मैंने कहा था कि बीएम सिंह जी रहे।
ये जमीन का मूल्य अच्छी बात है, ये बात इसको अन्यथा मत लीजिए पार्टी पॉलिटिक्स में। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए की कीमत की जमीन है चंद्रभूषण भाई, और वो मुझे 5,000 रुपया महीना दे रही है, उसकी भी गारंटी नहीं, जी जी, कहीं पाला कहीं सूखा, तो मेरे बच्चे मुझसे कहेंगे कि इसको बेच दो और पैसा ब्याज पे उठा दो। 60,000 रुपया महीना कहीं नहीं गया, 70,000। तो खेती करेगा कौन और खेती की जमीन कहां बचेगी? वहां तो LIG बन जाएगा, कारखाना लग जाएगा। शायद इसीलिए स्वामीनाथन ने कहा था कि जब आप लागत तय करिए तो बीज, डीजल, पानी, पंप इसका जोड़िए। तुलसीदास ने कहा मैं सेवक समेत सुतनारी। किसान जब फसल उगाता है तो पत्नी बच्चे सब लगते हैं उसमें, उनके लेबर जोड़िए और जमीन का किराया जोड़िए, औजारों का डेप्रिसिएशन जोड़िए। क्योंकि अगर आज ट्रैक्टर खरीदा तो 5 साल बाद वो ट्रैक्टर 20% कॉस्ट पे रह जाएगा। BM सिंह जी ने एक अच्छी बात बताई, ठीक बात, कि जो अंतिम बात थी स्वामीनाथन की, जी जी, वो सरकार ने नहीं मानी। वो मान लेते तो शायद तब ये वास्तव में लड्डू खिलाना होता। नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा अगर आप अवसर देते हैं जी तो। जी 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 इसमें आप देखेंगे कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है जो 2006 में देश के सामने आई, और इस कमेटी की रिपोर्ट बड़ी कंप्रेहेंसिव है। एक केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने को लेकर ही नहीं थी, खेती में जो अनिश्चितता थी, जो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे जो स्वास्थ्य तो था, इशू है ना जी, ये तमाम फैक्टर्स पे भी विचार किया था। और उसमें हमने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की, जिससे कि आज खेती की उत्पादकता बढ़ रही है और खेती की लागत घट रही है। 12 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर दिया। जब पिछले बजट में 11 लाख करोड़ से अधिक की शॉर्ट क्रेडिट हमने किसानों के लिए रिलीज की, तो भी उसी के आधार पर है। किसानों को जो हम शॉर्ट क्रेडिट देते हैं उनमें जो लो इंटरेस्ट, मध्य प्रदेश सरकार तो ब्याज मुक्त ऋण दे रही है, उसमें सब्सिडी भी दे रही है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में भी MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट का ही पार्ट है। हम आते हैं इस पे जो बात अभी BM सिंह साहब ने उठाई, तो बेसिकली क्या है, भारत में जो खेती है, खेती एक जीवन शैली है। व्यवसायिक रूप में हमारे देश में खेती बहुत लिमिटेड लोग करते हैं। और यहां पर आज जो चुनौतियां हमारे सामने थी, वो चुनौतियां ये थी कि किसान जो लगाता था वो भी नहीं मिल पाता था। तो हमारी सरकार ने तय किया कि इनकी आमदनी को हमें दुगुना करना है, और दुगुना करने की दृष्टि से हम 5 कदम उठाए। पहला तो यह है कि खेती की लागत घटाने की दृष्टि से सभी खेती पर गुणवत्ता एक तो बिजली मिल सके, पानी के इंतजाम हो सके, इसलिए जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं उनको स्पीडअप किया है। स्प्रिंकलर और सब्सिडी के जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया, सब्सिडाइज किया है। हर खेत को पानी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। दूसरा, हर मिट्टी के स्वास्थ्य का लेखा जोखा दुरुस्त करने का काम किया। तीसरा, क्रेडिट इनफ्लो जो है इसको सही तरीके से सही समय पहुंच सके, इसलिए पारदर्शी तरीके से सभी किसानों के खाते खोल करके, ठीक है, पारदर्शी तरीके से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण पहुंचाने का तीसरा कार्य किया। जी जी। चौथा हमारा जो प्रयास है आपकी जी, चौथा ये प्रयास मिनिमम सपोर्ट प्राइस 33,000 करोड़ रुपए, जो अभी आज का फैसला है अमिताभ जी, मैं ये बताना चाहूंगा, तो 33,000 करोड़ रुपए खरीफ की फसल में किसानों की जेब में अतिरिक्त जाएगा। 33,000 करोड़ एक बड़ी राशि है। मैं मानता हूं कि अगर C2 को लागू करते हैं हम, तो C2 को लागू करने के बाद जो आज धान की लागत है 1160 रुपए कुंटल आ रही है, ये बढ़ के लगभग हो जाती 1500 रुपए कुंटल। और मैं मानता हूं कि इसके चलते 4 से 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा किसानों के पास जाता, जो आज धान में लगभग 12,000 करोड़ मिल रहा है, वो करीब 18,000 करोड़ होता है। ये बात सच है। चंद्रभूषण जी, सारे आज जो खेती का एक सामान्य स्वरूप है भारत, ठीक है, मैं परंपरागत खेती है, बहुत कॉर्पोरेट नहीं है। मैं रोकूंगा। आंकड़े ना मुझे समझ आते हैं ना सामान्य जन को। मैं एक सामान्य बात कह के राज्यपाल कश्यप के पास जाऊंगा, और ये बात मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के आम जन की बात है। आज हमारे पास एक फैक्ट्री है जिससे हमको 10,000 रुपया महीना अर्निंग हो रही है, बचत हो रही है। मान लीजिए हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर आता है, कहता भैया 10,000 रुपए इससे मिल रहा है, आपका हम किसी से कोलैबोरेशन कराए देते हैं, 5 माले बन जाएगा, 1 फ्लोर भी ले लीजिएगा और 2 करोड़ रुपया भी देगा। ये 10-10 हजार जिंदगी भर जोड़ोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं तत्काल फैक्ट्री दे दूंगा।
वैसे ही किसान खेती छोड़ रहा है। मैंने जब यह कहा था आरंभ में कि एक किसान ऐसा नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने से जो ये कहे कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा भी खेती करे, और ऐसा बेटा भी नहीं मिलेगा किसान के घर में जो ये कहे कि मैं अपने बाप की तरह खेती करना चाहता हूं। यह धारणा टूटनी चाहिए। वो कैसे टूटेगी? जब खेती भी लाभ का व्यवसाय हो जाएगी। अब मिशन और परंपरा नहीं रही मित्र, माफ करिए, पेट का सवाल है, पेट का सवाल। राजपाल कश्यप, क्या हिंदुस्तान को अपने किसानों के लिए कुछ और बेहतर नहीं करना चाहिए? जितना किया अच्छा किया, लेकिन और बेहतर होना चाहिए। अमिताभ जी, निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा, और आपने जितना अच्छा विश्लेषण किया है किसानों के लिए और जितना आपको जानकारी है, निश्चित तौर पे बीएम सिंह जी, और आपने जो बताया है, ये बताइए, किसान की डीजल की महंगाई और पेट्रोल, डीजल, बिजली, जैसा कह रहे थे बिजली हम दे रहे हैं, किसान को बिजली अगर अपने खेत में खंभा लगवाना है तो पैसा देना पड़ रहा। 3-3 लाख रुपए, हमें मालूम है, हम अपने जानने वाले, मैं किसान परिवार से आता हूं, 3-3 लाख रुपए देने पड़ रहे कनेक्शन के, खंभा लगवाने के, और ये कह रहे बिजली हमने दे दी और बिजली की दरें बढ़ा दी। और जो ट्रैक्टर, और जिस तरीके से आपने बताया, और अगर खेती का किराया जोड़ लिया जाए, और ये धान में 200 रुपए बढ़ा दिए। अरे धान पता है कैसे लगता है? एक एक पेड़ लगाया जाता है, एक एक पौध लगाई जाती है, उस पर लेबर कास्ट कितनी आती है? आपने मिनिमम प्राइस तो बताया नहीं, वो कि कितना लागत मूल्य आता है। लागत मूल्य का 1.5 गुना देना है, तो लागत मूल्य तो तय करो पहले लागत मूल्य तय नहीं, 200 रुपए बढ़ा के आप लागत मूल्य आप बताइए, और कि इसमें लेबर कितना। लागत मूल्य बताया है सरकार ने, लागत मूल्य बताया है, लेकिन उसके फॉर्मूले पर विवाद है। बिल्कुल राजपाल भाई, सरकार ने लागत मूल्य बताया है, लेकिन उसके फॉर्मूले पर विवाद है। लागत मूल्य ही गड़बड़ है, फॉर्मूला ही महत्वपूर्ण था। मूल्य ही गड़बड़ है। जी सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात राजपाल जी। मैं अनिल दुबे के पास चलूंगा। मूल्य बताओ, ठीक, इसलिए क्योंकि लागत मूल्य। राजपाल भाई अभी रुकिए, कश्यप जी अभी रुकिए, अनिल दुबे जी के पास चलूंगा। अनिल दुबे जी, मैंने मनमोहन सिंह की सरकार देखी जी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। बीएम सिंह अपने कुछ मित्रों के साथ इन्होंने बोट क्लब पर देश भर से किसान इकट्ठे किए थे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को माना जाए इस मांग को लेकर। उस सरकार ने तो कुछ ना हाँ बोला ना बोला, सरकार चली गई। कृषि के एक जानकार मित्र हैं जी, उन्होंने मुझे बताया था कुछ समय पहले, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, कि 2015 के अंत में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। और जो तरीका स्वामीनाथन बता रही है रिपोर्ट, उसके आधार पर 1.5 गुना नहीं दे सकते, यह व्यवहारिक नहीं होगा। उसके बाद आज जो हुआ वो बीएम सिंह ने बताया कि उसमें जमीन की कीमत नहीं जोड़ी गई। और मैं भी मानता हूं इस बात को, जब तक जमीन की कीमत नहीं जुड़ेगी, खेती लाभ का व्यवसाय नहीं बनेगी। दुबे जी। बिल्कुल जी, देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत विस्तृत ढंग से पूरा प्रस्तावना रखी और बीएम सिंह जी ने बहुत विस्तृत ढंग से उसको बताया। देखिए, वादा तो C2 का था, वादा सरकार ने कहा था कि हम किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, लेकिन लागत डिसाइड कैसे होगी आपने भी बताया, बीएम सिंह जी ने बताया। लागत आपने A2 के हिसाब से, A2FL के हिसाब से जो है आपने कर दी, लेकिन C2 के हिसाब से आपको देना चाहिए था। किसी किसान ने ट्रैक्टर खरीदा 6 लाख रुपए का, और वो 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा है, उसकी ट्रैक्टर की भी तो लागत घट रही है, उसके ट्रैक्टर पे भी तो ब्याज आ रहा है, और
उस जमीन का किराया या वो बटाई की जमीन है। तो अगर ये सारी चीजें हैं और सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया, तो जो आपने लागत लगा, अपनी मर्जी से आपने लागत लगा दी, तो ये तो एक प्रकार से किसानों के साथ आपने धोखा किया, आपने एक विश्वासघात किया। आपका चुनाव आ गया, 2019 आ गया, तो आपने ये बता दिया कि हमने भाई इस लागत का 1.5 गुना मूल्य दे दिया। लेकिन लागत कैसे आप डिसाइड करोगे, लागत किस हिसाब से डिसाइड करोगे, ये तो पता चले। अब भाई 10-12% जितना था 1550 रुपए था, आपने बढ़ा दिया, 200 रुपए बढ़ा दिया, 10-12% का फायदा लोगों किसानों को हो गया। इससे आप क्या बताना चाहते हो कि आप किसानों के हितैषी हो? अभी किसान क्या करे? किसान के साथ आप फिर एक बार छल कर रहे हो। 4 साल आप छल करते रहे चुनाव के पहले से, और करते रहे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट दे भी आए, आपने भी बताया उस बात को। तो ये सारी चीजें हैं, किसान के साथ लगातार छल हो रहा है। ठीक, अब आप ठीक है दुबे जी, आपके सवाल ठीक है, चुनाव की राजनीति कर रहे हो, ठीक है। और दुबे जी, इसके अलावा मुझे मैं एक प्रश्न, ठीक है अनिल भाई, मैं एक प्रश्न वीएम सिंह जी से लूंगा और उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा, और जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो उस प्रश्न पर चंद्रभूषण जी से भाजपा और सरकार का पक्ष समझने की कोशिश करूंगा। भीम सिंह जी, मेरा बड़ा व्यवहारिक सवाल, कठिन बात न समझ आती है मुझे, तो जो विषय में ज्यादा जानता नहीं उस पर उस दिशा में क्यों जाऊं। इस देश में और खासतौर से पे उत्तर प्रदेश तो मैंने बहुत ही शिद्दत से गांव देखा है, करीबी से देखा है, बहुत करीबी से देखा है। अधिकांश किसान जो है, जिसको हम लोग किसान बोलते हैं, उसमें अधिकांश तो खेतीहर मजदूर है, पहली बात। और खेतीहर मजदूर से बाहर निकले उसके डोमेन से, तो जो किसान है जमीन वाला लगता है वो भी बटाईदार है। तो सवाल ये, जिसने बटाई पर जमीन ली किसी बाबू साहब की, उसको इस धान के मूल्य से या उड़द या जो भी मूल्य वृद्धि हुई है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, इस पर उसको कैसे लाभ पहुंचेगा? क्योंकि उसको तो जमीन का किराया देना ही पड़ रहा है, और जमीन का किराया इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की लागत तय करने में शामिल नहीं हुआ। सिंह साहब, देखिए, इसके अंदर विरोधाभास बहुत ज्यादा है। सरकार कहती है कि A2 के अंदर जिस आदमी ने किराया दिया है, हमने किराया भी लगाया है, और साथ साथ कहती है आपकी जमीन का किराया नहीं देंगे। तो C2 में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि नहीं, आपको देना पड़ेगा, उसको क्लैरिटी करने के लिए, क्योंकि सरकार में क्लैरिटी नहीं है। आपने बहुत अच्छा ये जो आपने प्रश्न किया है, यही प्रॉब्लम है मेन, कि आपने एक हाथ में कहा है कि हम जमीन का किराया देंगे और जो हमारी कैपिटल कॉस्ट है उसका किराया होगा, और दूसरे हाथ में आप कह रहे हैं कि जो लागत जिसकी है, जो किराए पे ले रहा है, बटाई पे ले रहा है, उसको हम बटाई का भी देंगे। तो दोनों में विरोधाभास है जी। तो इसलिए सरकार को यह चाहिए कि बिल्कुल एक तरह से कहें कि भाई किराया इतना बनता है, आप ठीक बात है 70-80 हजार नहीं दे सकते, 20,000, 25,000, 10,000 कुछ तो हो कि वो उसको कम से कम ये मिले कि ये सिक्योरिटी तो हो उसके लिए। नंबर 1। अमिताभ भाई, इसमें एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा। आज जितना हम लोग उछल के बोल रहे हैं सारे के सारे, अगर C2 भी हो जाता तो कौन सा हम तीर मार लेते? क्योंकि जब किसान की लागत का तय होता है MSP, पिछली बार का ले लो, जो A2 FL भी नहीं था, A2 था, अब FL हो गया, इतना फर्क हो गया, आगे C2 हो जाएगा, पर कौन खरीद कर रहा उसके ऊपर? आपने पूरा यूपी देखा है, आप पूरब में चल जाइए, 900 रुपए क्विंटल धान बिक रहा है आज भी, जबकि 1550 रुपए रेट था सरकारी। 6%, 5% से ऊपर नहीं बिकता, पूरा प्रोक्योरमेंट नहीं होता है सरकार का, वो भी कोर्ट के डंडे के कारण हो रहा है, वरना पहले कांटे भी नहीं लगाए थे इन लोगों ने। ये 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं, एक सरकार की बात नहीं कर रहा, हर सरकार की बात है ये। तो आज A2 FL, A2 C2 के साथ साथ मेन चीज ये है कि किसान का पूरा गल्ला, कोई भी फसल हो, सरकारी रेट से जाए। मिनिमम का मतलब है न्यूनतम से न्यूनतम नहीं हो सकता। 1500 न्यूनतम है देश के अंदर, 1550 धान के पिछले साल, और धान बिक रहा है 800-900 का। मक्का जो है न्यूनतम है 1300 रुपया, बिक रहा है 800 रुपया, 1700 रुपया बिक रहा है 800 रुपया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आज ये बड़ा व्यवहारिक सवाल है भीम सिंह जी। चंद्रभूषण जी, एक ब्रेक लेंगे। यही जो बात अभी भीम सिंह कह रहे थे ना, यही बात मैंने मध्य प्रदेश में सुनी किसानों से। उन्होंने कहा मूंग का समर्थन मूल्य बहुत ज्यादा है यहां, लेकिन मंडी में ये इसी को पर बेचने पे मजबूर हैं हम।
ये एक व्यवहारिक समस्या है। तो किसानों को जो कुछ राहत मिली है उस पर ही आज महाबहस की क्या टाइमिंग को देखते हुए, या फिर जो राहत मिली है वो उतनी है जितने की मांग किसान कर रहे थे काफी समय से। अमिताभ जी, प्रोग्राम की शुरुआत में जो हमने एंकरिंग पढ़ा था उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि आलू की बात करें और आलू से बने चिप्स की बात करें। आलू सड़कों पर पड़ा होता है लेकिन चिप्स के रेट वही होते हैं। या टोमेटो सॉस का जिक्र हुआ था कि टमाटर जो है किसान मजबूर है क्योंकि उसकी कॉस्ट नहीं निकल रही है तो वो उसको फेंकता है, और यहां पर टोमेटो सॉस का वही रेट है। दूसरी बात है कि जो स्टोरेज को लेकर इंतजाम है वो भी पूरे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स किसान कर रहा है और जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी वैल्यू हम समझ नहीं पा रहे, हमारा सिस्टम नहीं समझ पा रहा और हर स्टेप पर उसका शोषण हो रहा है। देखिए जीनत, जो बात आपने उठाई, नरसिंह राव की सरकार के समय जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो यही बात मैंने इन्हीं दो उदाहरणों को सामने रखकर मनमोहन सिंह जी से पूछी थी, और मैंने कहा था डॉक्टर साहब मुझे अर्थशास्त्र नहीं आता, मुझे सरल भाषा में समझाइए ये मसला क्या है। मैंने उसमें ये पॉपकॉर्न भी जोड़ दिया था, मक्के का फूला, जो सिनेमा में 200-250 रुपए का जरा सा मिलता है, उतनी मक्का मेरे ख्याल से 1 रुपए की भी नहीं। ये देश की विसंगति है। चंद्रभूषण जी, 2-3 मसले बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जब बढ़ता है तो इसका वास्तविक लाभ तब होता है जब किसान की कुल फसल की खरीद की सुनिश्चितता हो जाए। शिक्षा के अधिकार की तरह, भोजन के अधिकार की तरह ये सुनिश्चितता हो जाए। चंद्रभूषण जी, अभी मुझे नहीं लगता देश में कहीं भी सुनिश्चितता है, तो उसको लाभ नहीं मिलता, वो तो मंडी में ही बेचने को मजबूर होता है। नहीं, मैं अगर उत्तर प्रदेश के अनुभव से शुरू करूं तो योगी सरकार आने के बाद जहां 7.5-8 लाख टन गेहूं खरीदा जाता था वो बढ़कर के 50 लाख टन हो गया। धान की खरीद में भी हमने रिकॉर्ड बना दिया। तो देखिए, जब हमें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश में लेकर आ रहे हैं, वो पूरी तैयार हो चुकी है, उसका एक प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री के सामने हो गया है। हम बहुत पारदर्शी तरीके से प्रोक्योरमेंट को लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश सरकार एक भावांतर योजना चला रही है। अगर कहीं आपको खुले बाजार में कम मूल्य पर बेचना पड़ा है तो जो सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस और डिफरेंस प्राइस को सरकार अलग से भरपाई करती है। देखिए, मैं मानता हूं चंद्रभूषण जी, अगर सब भरपाई हो रही होती तो आत्महत्या क्यों कर रहे थे किसान? समस्या मुक्त नहीं होता, किसानों के समाधान में सुधार के अवसर होते हैं। नहीं, देखिए अमिताभ जी, आत्महत्या का मैं समझ रहा था विषय आएगा। देखिए, आत्महत्या ऐसी कोई नई चीज नहीं है। आप देखेंगे 2004 में सर्वाधिक 18,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। चंद्रभूषण जी, ये बात ठीक नहीं है कि आत्महत्या नई चीज नहीं है। नहीं, कि 11,452 किसानों ने आत्महत्या की। तो हाँ, नहीं, अरे हम करें आपके में 4 घट गए तो ये अच्छी चीज है क्या? कि जहां 2004 में एक भी किसान मरता है तो जहां 18,000 से अधिक किसानों ने 2004 में आत्महत्या किया, नहीं, एक किसान की आत्महत्या भी स्वीकार्य नहीं है हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को, हमारी नीतियों में। किसान आत्महत्या करे ये हमारे लिए कोई स्पेस नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आत्महत्या जो है ये हम घटाते चले जा रहे हैं। जहां 2004 में 18,000 किसान आत्महत्या करते थे, आज वो संख्या घट के 11,452 हो गई है। तो चीजें बेहतर हो रही हैं, इनपुट कास्ट घट रही है, चंद्रभूषण जी, आपको समय कम है, मैं बीएमसी से सवाल लूंगा। 11,000 किसान भी अगर साल में मर रहा है तो यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। बीएम सिंह जी, आप लोगों ने प्रयास करके एक प्राइवेट मेंबर बिल आप लाने जा रहे हैं संसद में, जिस विषय की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्या है बिल, कौन सी पार्टियां साथ खड़ी हैं और आप रूलिंग पार्टी से क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, हर सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं। जब एनडीए की होती है तो यूपीए के लोग हमारे साथ हमारे कंधे से बंदूक चलाते हैं, और यूपी की होती है तो भाजपा बंदूक चलाते हैं। हम लोगों ने कहा कि हम एक बिल लेके आए जो तुम लोग नहीं लेके आ रहे, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन पास कराएं कि 1.5 गुना लागत का दाम स्वामीनाथन का दिया जाएगा और गारंटी दी जाएगी खरीद की, न्यूनतम से न्यूनतम नहीं हो सकता।
इससे ऊपर जाएगा उसकी गारंटी हो, और कोई उससे कम खरीदता है तो उसको जेल भेज दिया जाए। यह बिल जुलाई 20 को पार्लियामेंट में आ रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल। हमारे एक साथी राजू शेट्टी वो लेके आ रहे हैं, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, अगर आप वास्तव ही चाहते हो कि भाई किसानों का भला हो, यह बिल किसानों ने बनाया है, 21 पार्टियों ने सपोर्ट किया है, जिसमें एनडीए की भी समर्थक पार्टियां हैं साथ, और उसमें कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी से लेकर वाईएसआर से लेकर टीडीपी से लेकर सबके सब पार्टियां हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, जितनी पार्टियां आप देखेंगे, लेफ्ट है, राइट है, सब हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप वास्तव में चाहते हो कि किसानों का भला हो तो किसानों को एक ताकत दो, किसानों के लिए एक कानून बनाओ। जो हमारा प्राइवेट मेंबर बिल है उसको आप सरकारी बिल की तरह इस्तेमाल करो और उसको पास कराओ कि किसान आज खेती करे। ठीक, मैं चंद्रभूषण जी से उत्तर। चंद्रभूषण जी, लगता है ये बिल तो अच्छी चीज है, अगर हम ये गारंटी दे दें कानून के तहत संपूर्ण फसल के उस रूप में खरीद की, और 21 पार्टियां इससे सहमत भी है, किसान संगठनों ने बनाया है, भाजपा इसको सरकारी बिल का रूप क्यों ना दे दे? साल तक शासन करती रही, अगर सहमत थी तो लागू क्यों नहीं कर दिया? नहीं, अरे उन्होंने नहीं किया। देखिए, अब आप तो इसको सरकारी बिल मान लो, क्या दिक्कत है? आपके भी साथी हैं साथ जी, जेडीयू साथ है, शिवसेना साथ है, अकाली साथ है, मैं दो चीज, ये आपके मित्र हैं सब। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना जो हमारी है वो पूरी की पूरी उसी मंशा को इंश्योर करती है। अगर किन्हीं परिस्थितियों में एमएसपी से कम पे आपको बेचना पड़ा है तो डिफरेंस जो है सरकारी एक्सचेकर से किसान को दिया जाता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। नंबर 1 वहां लागू है, पिछले 4-5 सालों से बहुत सफल योजना है। उत्तर प्रदेश में हमारी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आ रही है उसमें हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, 100% इंश्योर कर रहे हैं ट्रांसपेरेंटली, कि हर किसान के घर जाके खेत पर जाकर हम खरीदेंगे, ये भी इंश्योर करने जाए। लेकिन बीएम सिंह ने जो बिल की बात की, बिल अच्छा है, इसमें गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि जो किसान को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करते हैं उसमें अगर वो बेचना चाहता है तो सरकार को लेना ही होगा। ये अच्छा बिल है। मैं मानता हूं कि हम लोग की जो सरकारें भाजपा की जहां भी काम कर रही हैं वो एमएसपी को गारंटीड रूप में एग्जीक्यूट कर रही है। आप उत्तर प्रदेश का अनुभव, मैं चाहूंगा बीएम सिंह साहब 2 शब्द बोले इस पर कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद गेहूं और धान की खरीद में जो पारदर्शिता दिखी है, जो ईमानदारी दिखी है, जो संवेदनशीलता दिखी है, जो जवाबदेही दिखी है सिस्टम की, वो काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी खुले मन से उत्तर प्रदेश की सरकार जो किसानों की हित कर रही है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक बात चंद्रभूषण जी, ठीक बात। अनिल दुबे जी, मुझे बताइए, ग्राउंड जीरो पर सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का, मैं ये राजनीतिक दलों की, पार्टियों की, सरकारों की बात नहीं कर रहा, पिछले 20, 25, 30 साल में क्या चलन रहा है उत्तर प्रदेश में जमीन पर? देखिए, कभी भी अमिताभ जी सरकारी खरीद, गेहूं खरीद नहीं, जब खरीद नहीं होती है उसका धान का खराब बता करके उसे कम कर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई ये नहीं लेंगे, और वो वहां से लौटेगा तो वो बिचौलियों को बेच करके औने पौने दाम पर चला जाएगा, चाहे वो गेहूं हो चाहे धान हो। ये है खरीद के नियम, ये पहले से भी चला और इस सरकार में भी यही चल रहा है। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जो अन्य फसलें हैं, जैसे धान के अलावा जिन पे और रेट बढ़ाए गए, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, उनकी कहीं कोई खरीदे नहीं होती है। 50 का टारगेट है, क्या लाख टन? नहीं, टारगेट कागजों में, टारगेट है कागजों में। बीएम सिंह जी ने बताया 900 रुपए, कहीं 1000 रुपए, कहीं 950 रुपए में दे करके चला आ रहा है। कहा कि 15 साल पुरानी कहानी है। आप किसान नेता भी रहे हैं, नहीं तो ये कोई स्वीकार करिए, नहीं, ये अच्छी चीज हो रही है, प्रदेश के किसानों को अच्छी चीज हो रही है, कागजों में आप कर रहे हो, लेकिन किसान तो, जो अमिताभ जी का सवाल है, ये पुरानी, ये कोई मैं आज की बात नहीं, पहले भी ये रहा है कि जो धान की खरीद है या और समर्थन मूल्य के हिसाब से किसान कभी बेच नहीं पाया, उसका गेहूं खराब, उसका धान खराब, उसकी फसल खराब, और वो औने पौने बेचा हुआ है, और वही फिर बिचौलियों से सरकार खरीद लेती है। मैं चंद्रभूषण भाई से कहूंगा, हमारी स्क्रीन पर गेहूं खरीद में गड़बड़ घोटाला किसी ने किया है, वो किस्सा चल रहा है, फिर आएगा, जरा देखिए, ये संयोग देखिए, किसान पर बहस कर रहे हैं, उसी वक्त वो खबर भी आ गई, बोरे जितने थे स्टोर में उससे ज्यादा की खरीद दिखा दी। खैर,
राजपाल कश्यप, सरकारें कोई रही हो, किसी पार्टी की रही हो, मैंने मुस्कुराता हुआ किसान कब देखा था आखिरी बार मुझे याद नहीं, माफ करिएगा। सबको देखा बारी बारी, मैं याद नहीं कर पा रहा मैंने उत्तर प्रदेश की जमीन पर मुस्कुराता हुआ किसान और प्रसन्न किसान परिवार कब देखा था आखिरी बार। नारायण दत्त तिवारी के समय से, उससे पहले से श्रीपति मिश्रा भी, विश्वनाथ प्रताप, तमाम लोग आ गए, आए और गए, मैं याद नहीं कर पा रहा। अमिताभ जी, ये बात सही है कि सरकार जिस तरीके से इन्होंने रेट तय किए, आप गेहूं का ले लीजिए, हम लोग धरातल पे रहते हैं, किसान वही जमा करनी पड़ती है, किसान को जाके दे आता है दलाल को, क्योंकि उसका लिए ही नहीं जाता मंडी में। हाँ, खरीद इन्होंने की ज्यादा तो दलाल के थ्रू की, कहीं कोई कौन, आप धरातल पे तो जाइए, दलाल के थ्रू हुई है खरीद, और किसान वही किसान को मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि उसका किसान मंडी में बैठे लोग नहीं ले रहे, जो सरकारी, जहां सरकारी ये कांटे रहे वहां नहीं, दलालों के थ्रू खरीदा गया। दूसरी बात, आपकी प्रधानमंत्री बीमा, फसल बीमा योजना थी, तो कौन ले रहा? कोई ले रहा? फसल बीमा योजना बिहार ने तो मना कर दिया, उन्होंने अपनी बनाई। आपको मालूम है नहीं बीमा कंपनियों को कितना पैसा गया? 180 करोड़ रुपए जमा हुआ, और किसानों को कितना मिला? 12,949 रुपए। तो ये किसान, कई प्रदेशों ने मना कर दिया, प्रदेश सरकारों ने आपकी योजना को। आप 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दे रहे थे, तो किसान बागपत में प्रधानमंत्री जी गए तो धरने पे क्यों मांग रहा था अपने गन्ने के पेमेंट के बकाया? 12,228 करोड़ अभी भी उत्तर प्रदेश में बकाया है गन्ने किसानों का, और किसान रायबरेली में धरने पे मर गया। आप देखिए, झूठे आंकड़े मत लेइए, 5 बजट आपके हो गए, प्रधानमंत्री जी ने 5वां बजट पेश कर दिया, उसके बाद से चुनाव है। अमिताभ जी, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, इस देश का दुर्भाग्य यह है कि किसान राजनीति की चौसर पर मोहरा रहा। और चंद्रभूषण भाई, एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा कि हम क्या करें, तो मैंने उनसे बहुत द्रवित होकर कहा, मैंने कहा दादा, किसान को किसान होकर ही वोट करना चाहिए। जिस दिन यह करना सीख जाएंगे, उस दिन अच्छे दिन आ जाएंगे। इस देश का किसान, जिसका सीधा वास्ता खेती से है, इनडायरेक्ट नहीं, वो केवल एक पहचान अपनी रखे, किसान। न अगड़ा, न पिछड़ा, न मुसलमान, न हिंदू, न काछी, न कुर्मी, न ब्राह्मण, न ठाकुर, सब कुछ सुधर जाए। कोई सत्ता, कोई राजनीति संभव नहीं उसको नकार कर, संभव नहीं। एक ही बीमारी से सब रो रहे हैं, लेकिन चुनाव आता है तो जाति, वर्ग, उपवर्ग, गोत्र में बटके अपने हाथ कटा लेते हैं किसान। क्या सच नहीं है? आज जो निर्णय हुआ, मैं उसका समर्थन करूंगा। कुछ ना कुछ से कुछ भला, खाना ना सही, नाश्ता भला। लेकिन साथ में मैं यह भी अनुरोध करूंगा, इस बात की चिंता मत करिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जो कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, इसकी चिंता मत करिए। जो संपन्न है वो खरीदे महंगा, और जो विपन्न है वो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत संरक्षित है।
उनको सस्ता सरकार देगी, लेकिन किसान को बढ़ा हुआ मूल्य मिलना चाहिए। क्या किसान क्या दूसरे देश का नागरिक है? वो भी हमारे ही देश का नागरिक है, हमारा ही भाई है। और एक तीसरा अनुरोध मैं करूंगा, धान की, गेहूं की की खरीद अच्छे से की गई इस बार, जैसा चंद्रभूषण जी ने बताया, अच्छी बात है। फिर भी मैं कहूंगा, किसान की फसल की खरीद की कानूनी गारंटी करिए पूरे देश में, तब इस न्यूनतम समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ उसकी जेब तक पहुंचेगा। मित्र, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, हम लोगों ने देखा है मित्र, कि 1200 रुपए एमएसपी और 800 में बेचने को मजबूर किसान मंडी में। इस संकट से उसको मुक्ति दिलाइए। इस संकट से मुक्त हो जाएगा तो एमएसपी ठीक है। और अंतिम बात, किसान के लिए जब भी लागत तय करे उसमें जमीन का किराया शामिल होना चाहिए, अन्यथा लोग खेती छोड़ देंगे आने वाले समय में। केवल कुछ बड़े घराने खेती करेंगे चंद्रभूषण जी, वो स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं होगी। गांधी ने कहा था, भारत में बहुत बड़े पूंजी वाले उद्योग नहीं, ज्यादा श्रम शक्ति नियोजित करने वाले उद्योग चाहिए, कारोबार चाहिए। यहां हॉलैंड और पोलैंड की तरह खेती नहीं हो सकती। ये 50 करोड़ लोगों को कहां ले जाएंगे? प्रशांत महासागर में हम फेंकेंगे क्या? इनके पास रोटी बनी रहे, इनके पास काम करने का मन बना रहे, इसके लिए जमीन को लागत में जोड़िए, जोड़िए, जोड़िए। उसके बिना किसान को मुक्ति नहीं मिलेगी मित्र। और एक अंतिम बात कहूंगा, मैंने एक आंकड़ा देखा था, उसकी सत्यता आप लोग भी चेक करिएगा, भेजा किसी विद्वान व्यक्ति नहीं था। हिंदुस्तान में, यह भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं, हिंदुस्तान में अनिल दुबे जी, हर किसान के सिर पर औसत 50,000 रुपए का कर्ज है। चंद्रभूषण जी, क्या यह अच्छी बात है? यह विदेशी कर्ज वाला मसला नहीं, कृषि से जुड़ा कर्ज, 50,000 का कर्ज औसतन। 50 करोड़ की आबादी जुड़ी है इससे। इसका उद्धार नहीं होगा तो भारत आगे नहीं जाएगा। 50 करोड़ आबादी पीछे खड़ी हो तो पूरा राष्ट्र आगे नहीं जा सकता। इस सत्य को स्वीकार करिए। धन्यवाद। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज महाबहस में शामिल होने के लिए। तो किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा, ये महत्वपूर्ण। इसके साथ महाबहस में आज इतना ही। दीजिए इजाजत।